नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था और बिजनेस वर्ल्ड में जो कुछ दिलचस्प चल रहा है उस पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो एक मिली जुली सी तस्वीर दिखा रही हैं। एक तरफ तो देखिए कॉर्पोरेट मुनाफे आसमान छू रहे हैं, हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार में थोड़ी सुस्ती भी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। अगर आंकड़े देखें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशो जो है वो फिस्कल ईयर 2025 में 4.7% पहुंच गया है। ये करीब 17 साल का हाईएस्ट लेवल है। 17 साल, ये तो कमाल है। हाँ, निफ्टी 500 कंपनियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। ये एक काफी मजबूत घरेलू तस्वीर पेश करता है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर ये शेयर बाजार क्यों गिरा? जैसे 19 जून को सेंसेक्स कुछ 83 पॉइंट्स नीचे था। कहते हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कुछ सिग्नल्स का असर है। तो क्या मतलब है इसका कि घर में सब ठीक होने के बावजूद बाहर का दबाव ज्यादा है? देखिए, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हमारी इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेंड से जुड़ी हुई है। हाँ। फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर जो भी संकेत आते हैं ना, हाँ। उनका असर सीधा निवेश पर पड़ता है, भले ही हमारी घरेलू कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हों। अच्छा, तो चलिए आज की चर्चा में हम इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ निवेश आ रहा है, मेक इन इंडिया का क्या हाल है और रूल्स रेगुलेशंस का माहौल कैसा है। जरूर। शुरुआत करते हैं बड़े निवेशों से। अमेज़न फिर से पैसा लगा रहा है भारत में। हाँ, अमेज़न करीब $20 बिलियन में देखें तो लगभग $233 मिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 20 बिलियन? ये जाएगा कहाँ? ये पैसे ज्यादातर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिलीवरी नेटवर्क को और बेहतर बनाने और हाँ, स्टाफ पर भी खर्च होगा। अच्छा। ये दरअसल उनका जो 2030 तक का बड़ा प्लान है ना, भारत में 26 बिलियन निवेश का। हाँ, सुना था। ये उसी का एक हिस्सा है। तो ये दिखाता है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार उनके लिए कितना अहमियत रखता है अभी भी। और लॉजिस्टिक्स में भी एक बड़ी खबर है, डिलीवरी और ई कॉम एक्सप्रेस। इनका क्या हुआ? हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब सीसीआई ने डिलीवरी को ई कॉम एक्सप्रेस में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की मंजूरी दे रही है। ओह। करीब 1407 करोड़ रुपए में 99.4% हिस्सेदारी। तो ये सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं है, ये दिखाता है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, खासकर ई कॉमर्स वाले में, कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब बड़ी कंपनियां और बड़ी हो रही हैं। कंसोलिडेशन। तो डिलीवरी का दबदबा और बढ़ेगा? बिल्कुल। और इससे शायद जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए कंपटीशन थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। अच्छा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में? हनीवेल का जिक्र था। हाँ, हनीवेल भी भारत में काफी अच्छा कर रहा है। उम्मीद है कि वो भारत में $1 बिलियन का रेवेन्यू पार कर लेंगे। $1 बिलियन? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उनकी ग्रोथ सिर्फ पारंपरिक इंजीनियरिंग से नहीं आ रही। वो एआई, 5G, क्लाउड और एमआरओ जैसी नई चीजों पर फोकस कर रहे हैं। एमआरओ वो क्या है? एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। मतलब कंपनियों के जो उपकरण वगैरह होते हैं उनको ठीक रखना, उनकी मरम्मत करना। ये दिखाता है कि भारत में इंडस्ट्रियल टेक सशक्तता बढ़ रही है। समझ गई। तो ये बढ़ती हुई क्षमताएं हमें मेक इन इंडिया की तरफ ले जाती हैं। नागपुर में आप बिजनेस जेट बनेंगे, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम है। डिसॉल्ट जो फैल्कन जेट बनाती है और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर, हाँ। ये मिलकर नागपुर में फैल्कन 2000 जेट बनाएंगे। पहला भारत निर्मित जेट शायद 2028 तक आ जाए। 2028 तक? हाँ, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। हालांकि सवाल ये भी रहेगा कि क्या इस तरह के कॉम्प्लेक्स काम के लिए पूरा सपोर्टिंग सिस्टम तैयार है। पर हाँ, खबर से रिलायंस इंफ्रा के शेयर में उछाल तो आया। और डिफेंस में भी रिलायंस एक्टिव है, जर्मनी की डील के साथ। बिल्कुल। रिलायंस डिफेंस और डील मिलकर रत्नागिरी में वोल्केनो 155 mm आर्टिलरी शेल्स बनाएंगे। अच्छा, गोला बारूद। हाँ, ये रक्षा उपकरणों के लिए बाहर पर जो निर्भरता है उसे कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है। मतलब मेक इन इंडिया सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि जटिल रक्षा तकनीक के उत्पादन की तरफ भी जा रहा है। तो एक तरफ ये सब मजबूत निवेश और मेक इन इंडिया की पहले हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाजार और रेगुलेटरी माहौल में भी कुछ हलचल है। हमने फेड के असर की बात की। एयर इंडिया अपनी फ्लाइट्स क्यों कम कर रहा है? एयर इंडिया वो कुछ सेफ्टी चेक्स और ऑपरेशनल कारणों की वजह से 20 जून से मिड जुलाई तक अपनी करीब 15% इंटरनेशनल वाइड बॉडी फ्लाइट्स कम कर रहा है। 15%? वाइड बॉडी मतलब लंबी दूरी वाली? हाँ, जो बड़े लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट होते हैं। ये यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम लगता है, पर ये हाल के दिनों में एविएशन सेक्टर में जो कुछ चुनौतियां आ रही हैं उसकी तरफ भी इशारा करता है। और बैंकिंग में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आरबीआई की नजर क्यों है? खबरें ऐसी हैं कि आरबीआई इस बात की जांच कर रहा है कि क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने छोटे और मझोले बिजनेस को, मतलब एसएमईज को,
उनकी जरूरत या समझ से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स बेच दिए। डेरिवेटिव्स, ये तो रिस्की होते हैं ना? हाँ, काफी। ये ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका मूल्य किसी और चीज पर निर्भर करता है और इनमें जोखिम ज्यादा हो सकता है। बैंक का तो कहना है कि उन्होंने ये सिर्फ क्वालिफाइड ग्राहकों को ही दिए हैं, पर ये रेगुलेटरी सख्ती का एक और उदाहरण है। और आखिर में सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रही है। इसमें ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब है ये पक्का करना कि हाइड्रोजन वाकई ग्रीन तरीके से बनी है या नहीं। अच्छा, मतलब इको फ्रेंडली तरीके से। बिल्कुल, उसके सोर्स का पता लगाया जा सके। ये इसलिए जरूरी है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में भारत के ग्रीन हाइड्रोजन पर भरोसा बना रहे और एक्सपोर्ट में मदद मिले। तो इन सब अलग अलग खबरों को अगर जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? ये तस्वीर तो काफी उलझी हुई सी लग रही है। हाँ, यहाँ जो एक दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक साथ कई दिशाओं में खिंच रही है। एक तरफ कॉर्पोरेट जगत का आत्मविश्वास है, भारी निवेश हो रहा है, मेक इन इंडिया जैसी बड़ी योजनाएं हैं जो घरेलू ताकत दिखाती हैं। सही। दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता, जैसे फेड के फैसले और बढ़ती हुई घरेलू रेगुलेटरी सख्ती जैसे बैंकिंग या एविएशन में, वो भी अपना असर डाल रही हैं। तो मतलब एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, एक डायनामिक बैलेंस है जहां मौके और जोखिम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो सार ये है कि भारतीय बिजनेस का माहौल अंदरूनी तौर पर तो मजबूत लग रहा है। निवेश आ रहा है, घरेलू उत्पादन पर जोर है, लेकिन बाहरी झटके और नियमों का दबाव भी बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा, यही आज की हकीकत है। तो ये सब देखते हुए एक सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो तेज घरेलू रफ्तार है, ये बढ़ती हुई ग्लोबल अनिश्चितताओं और सख्त होती रेगुलेटरी निगरानी के बीच अपना संतुलन बनाए रख पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये बैलेंस किस तरफ झुकता है।